अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में जुमे की सुबह खराबी आने के बाद दुनिया भर में फ़्लाइट ऑपरेशंस गड़बड़ा गए हैं। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बंद हो गए। इससे फ़्लाइट्स के लिए चेक इन और टिकट बुकिंग सर्विसेज ठप हो गई। हिंदुस्तान समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड में एयरलाइंस, ATM, बैंकिंग और कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। ब्रिटेन में तो टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट ही ठप हो गया। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे मेगा IT आउटेज कहा जा रहा है। जुमे को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक 15 घंटे दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों का कामकाज मुतासिर हुआ। करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। ऑनलाइन सर्विसेज ठप होने से कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बोर्डिंग पास हाथ से लीक कर दिए गए। आपने पहले कभी एंटीवायरस फर्म क्राउड स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन कंपनी ने अपने वायरस स्कैनर फॉल्कन के साथ जो कुछ किया उसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले लाखों कंप्यूटर्स पर असर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने सुबह करीब 5 बजे इसकी जानकारी दी। हालांकि एप्पल और लाइनेक्स के यूज़र्स मुतासिर नहीं हुए। हिंदुस्तान में भी इसका सबसे ज़्यादा असर एयरपोर्ट पर देखा गया। एयरलाइंस की चेक इन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज इससे मुतासिर हुई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत मुल्क के सभी एयरपोर्ट्स पर भीड़ देखी गई। जानकारी ना मिलने से लोगों ने एयरपोर्ट पर घंटों इंतज़ार किया। मुल्क में इस आउटेज का किसी और सर्विसेज पर ज़्यादा असर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के सभी 11 मुलजिमीन की सज़ा माफ़ी का फैसला मनसूख कर दिया था। इसके बाद 2 मुजरिमीन ने इस फैसले को चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन ने रिहाई को मनसूख करने वाले हुक्म के खिलाफ अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। गुजरात हुकूमत ने बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन को रिहा किया था। इस केस के मुजरिमीन भगवादास शाह और राधे श्याम के पास अब भी फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार है। दोनों मुजरिमीन ने इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और दलील देते हुए कहा था कि एक ही जजों की 2 बेंचों ने गुजरात हुकूमत के फैसले पर अलग अलग रुख अपनाया है। मुजरिमीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक ही बेंच ने महाराष्ट्र की हुकूमत को मुनासिब समझा और दूसरी ने गुजरात हुकूमत को। ऐसे में वाज़ेह होना चाहिए कि किस हुकूमत का कौन सा फैसला मुनासिब रहेगा। मुजरिमीन ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह करना चाहिए कि जजों के एक ही बेंच के 2 मुतज़ाद फैसलों में से किस पर अमल किया जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया कि फ़ैसला मुतज़ाद है, इसीलिए उसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मुजरिमीन ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले लीं। रियासती हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों और तलबा के शदीद एहतजाज और धरने के बाद बिलाखिर ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला किया। इस बात का इंकशाफ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने एहतजाजी तलबा से हुई बातचीत के बाद किया। हुकूमत ने एहतजाजी तलबा के एक वफद को बातचीत की दावत दी थी। इस बातचीत में हुकूमत की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लू रवि और बलराम नायक भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने बताया कि मीडिया से उन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ग्रुप इम्तहानात को मुलतवी करने पर रजामंद जाहिर की है। इस सिलसिले में इम्तहानात की नई तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। दिसंबर में ग्रुप 2 इम्तहानात मुनक्किद करने का मंसूबा है। क़ब्ल अज़ीम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों की एक वफद से सेक्रेटेरिएट में बातचीत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आज दोपहर उम्मीदवारों के वफद से बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महेंदर रेड्डी से फ़ोन पर बात की और उन्हें मशवरा दिया कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के इम्तहानात दिसंबर में मुनक्किद करने का जायजा लें। ఏం లేదు, నేను అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అందరూ వచ్చారు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో ఉద్యోగాలు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళందరితో మాట్లాడాను నేను. వాళ్ళు చెప్పే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రెజర్ ఎక్కువ అవుతా ఉంది, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ ని డిసెంబర్ వరకు ఏమైనా పోస్ట్పోన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటే పోస్ట్పోన్ చేస్తే గ్రూప్ 3 అయిన తర్వాత వాళ్ళకి వెసులుబాటు బాగా ఉంటుంది. తద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా వితౌట్ ఎనీ మెంటల్స్ గ్రూప్ 3 యాసిస్ గా అట్లాగే ఉంచి గ్రూప్ 2 ఒక్కదాన్ని మాత్రం కొంత మినిమం 30-40 డేస్ గ్యాప్ ఉండేటట్టుగా పెట్టి ప్రతి ఎగ్జామ్ కి చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా గానీ ఆ రకంగా కొంత ప్లాన్ చేసి చేయడానికి అవకాశం ఉంటే
డిసెంబర్లో పర్లేదని అంటున్నారు. ఇది మీరు చెప్పే సమస్యని చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేశాం. దీనికంటే ముందు కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకుని రావాలి. ఈ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నదే ఉద్యోగాల కోసం. తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి 10 సంవత్సరాల్లోనే సాధ్యమైనంత వరకు మీకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉంటే తెచ్చుకున్న రాష్ట్రానికి ఒక అర్థం పరమార్థం ఉంటుంది. మీరు కూడా జీవితాల్లో స్థిరపడేవాళ్ళు ఇప్పటికల్లా. సరే, దురదృష్టము మీ అందరికీ ఏ లక్ష్యం కోసం అయితే రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నామో ఆ లక్ష్యం నెరవేరలేదు, మీకు ఉద్యోగాలు రాలేదు. దానివల్ల చాలా మంది, లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువతి యువకులు చాలా నష్టపోయారు. నేను సిఎల్పి నాయకుడిగా, లేకపోతే ఈరోజు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆనాడు పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటనలు చేశారు. వారు చాలా జిల్లాల్లో పర్యటనలు చేశారు, సభలు పెట్టారు, చాలా చోట్ల మీ అందరితో మాట్లాడారు. మీ అందరు చెప్పిన అంశాలనే మేము మా ఎజెండాగా కూడా మార్చాం. అట్లాగే నేను పాదయాత్ర చేసి సిఎల్పి లీడర్గా నేను పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు నేను ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని మీ అందరి దృష్టికి తీసుకుని రావాలి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాగా हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में तमाम सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए एक नई पॉलिसी अख्तियार की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के साथ जुमे को इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल मास्टर प्लान और दूसरे मसाइल पर मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरी महकमे तालीम बी वेंकटेशम को तमाम सरकारी स्कूलों के इस्तेहकाम के लिए मंसूबे तैयार करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स के साथ नीम अखामती स्कूल यानी सेमी रेसिडेंशियल स्कूल खोलने की तामीरी तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत दी। उन्होंने महकमा तालीम से मज़ीद कहा कि वो रियासत में प्ले स्कूल्स के खतूत पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में तीसरी जमात तक तालीम की फराहमी के लिए तजावीज़ तैयार करें। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा को उनके आबाई मौज़ूआत में ही तालीमी सहूलतें फराहम करने के इंतज़ाम किए जाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में मज़ीद एक टीचर के तकर्रुर के मंसूबे को खतियत दी जाए। किसानों के फीकस 1 लाख रुपए के ज़रिए खर्च की माफ़ी के बाद हुकूमत तेलंगाना अब नए राशन कार्ड्स की इजराई की तैयारी कर रही है। इस तनाजुर में वज़ीर सिविल सप्लाईज़ कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने भी ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की कि राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की अलहदा इजराई होगी। करीमनगर के बोमाकल की एक तकरीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर सिविल सप्लाईज़ ने कहा कि पेशरफ हुकूमत ने कई नाअहल ख़ानदानों को सफ़ेद राशन कार्ड जारी कर दिए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत शफाफ अंदाज में नए राशन कार्ड की इजराई को यकीनी बनाएगी और तमाम मुस्तहिक़ ख़ानदानों का अहाता किया जाएगा। సంవత్సరం లోపు చేయబోయే ఫామ్ లోన్ వేవరు 31,000 కోట్లు. దయచేసి ఆ డిఫరెన్స్ ఫిగర్స్ కూడా మీరు గమనించారు. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 66% జనాభా వ్యవసాయం మీద అలైడ్ సెక్టర్స్ మీద ఆధారపడిందని మేము గుర్తించాం. రాష్ట్ర జీడిపికి అగ్రికల్చరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ 16% అని మేము గుర్తించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైతులకి వ్యవసాయానికి మేము మేలు చేయాలని స్టెప్ తీసుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతు కుటుంబానికి 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేయడం జరుగుతుంది. ఆగస్టు 15 లోపు టోటల్ 2 lakh లోన్ వేవర్ చేయడం జరుగుతుంది. All crop loans sanctioned or renewed on or after 12th December 2018 and having an outstanding balance as on 9/12/23 shall be eligible. కొంత ప్రతిపక్షాలు ఈ రేషన్ కార్డు విషయంలో కొంత కాంట్రవర్సీ చేసే ప్రయత్నం చేసినాయి. రేషన్ కార్డు కేవలం కుటుంబం ఎవరనే విషయాన్ని నిర్ధారించడానికి ఉపయోగపెడతాము. రేషన్ కార్డు లేకున్నా సరే ఈ 2 lakh లోన్ వేవర్ వర్తిస్తుంది. మరి మన ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకి కొన్ని ఫిగర్ చెప్తా మీకు. జగిత్యాల జిల్లాలో
वज़ीर IT व इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत की माली सूरत हाल परेशान कुन होने के बावजूद हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक किसानों के ज़रई खर्च की माफ़ी के लिए 31,000 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के ज़रई खर्च माफ़ किए जाने के बावजूद BRS और BJP की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अच्छा काम करना भी इन दोनों जमातों को पसंद नहीं है। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा केस पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने वाजे किया कि इनकम टैक्स अदा करने वाले किसानों को रैतु भरोसा स्कीम से महरूम करने की इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के पास इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है। रैतु भरोसा स्कीम के गाइडलाइंस की तैयारी के सिलसिले में करीमनगर ज़िले में काबीनी सब कमेटी ने आज किसानों की राय हासिल की। इस कमेटी में शामिल वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि किसान अपने बच्चों की तालीम के लिए IT रिटर्न्स फाइल करते हैं। सिर्फ IT रिटर्न्स फाइल करने के नाम पर किसानों को रैतु भरोसा स्कीम से महरूम करने की कोई सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि BRS की जानिब से हुकूमत के ताल्लुक से इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम ने असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में BRS को मुनासिब सबक सिखाया है। इसके बावजूद BRS कायदीन में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। రైతుల్ని ఉద్ధరించామని చెప్పిన ప్రభుత్వానికి తల తన్నే విధంగా ఏకకాలంలో ప్రభుత్వం వచ్చి 8 నెలలు పూర్తి కాకముందే సుమారు 7 లక్షల కోట్లు పైగా అప్పులు చేసిన ఆనాటి ప్రభుత్వం భారాన్ని ఉంచుకొని రైతులకు ఇచ్చిన మాటని ఈ ప్రభుత్వం మొదట విడతగా ₹1,00,000 వరకు నిన్న ఇవ్వటం జరిగింది. సుమారు 6,000 కోట్ల పైచిలుకు. ఇంకా అనేకమైన అవాకులు చవాకులు ప్రతిపక్షం పేలుతుంది. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న వారి పార్టీ వారు ఏదో చెప్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో భేషజాలకు పోయి కేవలం వారి వ్యక్తిగత స్వార్థాలనే చూసింది తప్ప ఆనాటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలను గ్రహించకుండా మాకు కొట్లాటే ఏజెండా, మాది ప్రాంతీయ పార్టీ కాదు, మాది జాతీయ పార్టీ, జాతీయ రాజకీయాలనే మేము నడపటం కోసమే వివిధ రాష్ట్రాలలో మేము కొట్లాట పెట్టుకుంటామని పెట్టుకొని ఆనాడు రాష్ట్రానికి అభివృద్ధిలో కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన సహకారం అందనమాట వాస్తవం. నామమాత్రంగా పార్టీ రాబోయే రోజుల్లో ఉంటదంటున్నారు. నాకు తెలిసి నామమాత్రంగా కాదు, పేక మేడ ఎలా ఉందో దాన్ని వారే గుల్చుకుంటున్నారు. దొరికిన కాడికి దొరికినంత ఎంత వడ్డీ అయినా పర్వాలేదని ఆనాటి ప్రభుత్వం వడ్డీలకు తెచ్చింది. లోన వడ్డీలకు తేటం, బయటకు వచ్చి మాది ధనిక రాష్ట్రం అని చెప్పటం. కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఈనాడు చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది, ఎచ్చుల కోసం కూడా రేపు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టదు ఈ ప్రభుత్వం. ఏవైతే వనరులు ఉన్నాయి. वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया है कि BRS पार्टी बहुत जल्द अपोजिशन की हैसियत खो देगी। उन्होंने तेलंगाना में आइंदा मुनक़िद शुदनी असम्बली इंतखाबात में BRS के दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के दावों को सिर्फ ख्वाब करार दिया। उन्होंने कहा कि BRS के लिए अब अपोजिशन जमात का मौक़िफ़ तक बचाना मुश्किल हो गया है। BRS पर सख्त तनकीद करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बाद रियासती काबीना में दूसरे अहम रुकन के तौर पर उभरे हैं, कहा कि रियासत में हुसूल इक़्तिदार के लिए BRS का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जमात आने वाले दिनों में अपोजिशन के मौक़िफ़ से भी महरूम हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि क़वायद और उसूल व ज़वाबित के मुताबिक ही किसानों की माली मदद के इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत का अहम मकसद ये है कि हकीकी किसान ज़रई क़र्ज़ की माफ़ी से महरूम ना रहें। प्रजा भवन में मुनक़िद प्रजावानी प्रोग्राम में रियासत भर से 545 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें महकमे रेवेन्यू से मुतालिक 95, सिविल सप्लाई से मुतालिक 84, महकमे बरक़ी से मुतालिक 82, महकमे हाउसिंग से मुतालिक 79 और पंचायत राज से मुतालिक 57 के अलावा दीगर महकमों से मुतालिक 158 दरख्वास्तें हुकूमत को मौसूल हुई हैं। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर जी चिन्ना रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए आवाम से उनकी याददाश्त और दरख्वास्तें मौसूल की। साथ ही उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को उन दरख्वास्तों की आजिलाना यकसोई की हिदायत दी। पीवी గారికి గురు రాజకీయ గురు వారు హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా పనిచేసినారు. ఇవాళ ఉండేటువంటి గాంధీ భవనం ఆ రామానంద తీర్థ గారే కట్టినటువంటిది. అది ఎట్లా కట్టినాడు అని కూడా కొంతమంది చెప్తారు చరిత్ర. మహారాష్ట్రలో ఉండే ఒక బ్యాంకును లూటీ చేసి ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి గాంధీ భవన్ కట్టినాడు అనే మాట కూడా కొంతమంది చెప్తారు ఆ ప్రకారంగా. అందుకని
అలాంటి రామానంద తీర్థ ఇన్స్టిట్యూట్కు నేను మంత్రిగా ఉండేటప్పుడు చైర్మన్ లేకుండే. నేను మంత్రిగా నన్ను ఇన్ఛార్జ్ చైర్మన్గా ఆ రామానంద తీర్థ ఇన్స్టిట్యూట్కి నియమించడం జరిగినది. ఒక 2 సంవత్సరాలు ఆ కార్యకలాపాలు నేను చూడడం జరిగిందనేటువంటి మాట. భూదాన పోచంపల్లి కూడా పోవడం కానీ, దాని తర్వాత రామచంద్రారెడ్డి గారు तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जुमेरात की शब मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। जिले जयशंकर भोपालपल्ली के महादेवपुर में कल शब 207 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो रवां साल के दौरान रियासत में सबसे ज़्यादा बारिश है। तेलंगाना डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक दूसरे कई अजला में भी मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने रियासत भर में मजीद मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें दारुल हुकूमत हैदराबाद भी शामिल है। अजला मंचरियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, भोपालपल्ली, सिरसिला और सिद्दीपेट में कल रात नॉन स्टॉप बारिश जारी रही और कई इलाकों में 100 तक 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक मंचरियाल के कोत्तापल्ली में 172 मिलीमीटर, ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद के कागज़ नगर में 159 मिलीमीटर, महादेवपुर में 260 मिलीमीटर और मंचरियाल के वामनपल्ली में 156 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों कुकटपल्ली, पट्टिनचेरू, खुदबुल्लापुर, श्रीलिंगमपल्ली, मलकाजगिरी, बालनगर, रामचंद्रपुरम, मारेटपल्ली, उपल, अलवाल, खैरताबाद और शेखपेट वगैरह में औसत मूसलाधार बारिश हुई। कुकटपल्ली के हैदरनगर में 53 मिलीमीटर और कुकटपल्ली के ही समेशगुड़ा में 42.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तगुडम जिले के कृष्णा बेसिन में पेद्दावागु मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में बड़े शुकाफ के बाद कई देहातों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया और सैकड़ों मवेशी बह गए। मूसलाधार बारिश और बालाई इलाकों में पानी के ज़बरदस्त बहाव के नतीजे में जुमेरात की रात अश्वारावपेट मंडल में गुमदी वली के करीब प्रोजेक्ट में शुकाफ पड़ गया। सैलाबी पानी प्रोजेक्ट के करीब देहातों में दाखिल हो गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले एलुरु के निचले इलाकों में भी यह पानी दाखिल हुआ। शुकाफ की वजह से देहातियों में तशवीश पैदा हो गई, जिन्होंने मकानात की छतों या पहाड़ों पर रात गुजारी। నానపురం దగ్గరికి సేవ్ చేయడం అట్లా ఇది కట్ట మీదే అయిపోయిందిగా, ఓకే అయిందిగా. కాదురా అది సామాన్ చేస్తే పక్కన చేయటం వల్ల तेलंगाना के जिले कोत्तगुडम के अश्वारावपेट मंडल में सैलाब के पानी में फंसे हुए 28 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। पेद्दावागु प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे की वजह से दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था कि इस दौरान 28 अफराद, जिनमें किसान, ज़राई मजदूर और मुसाफिरीन शामिल थे, वो बारिश के पानी में फंस गए थे। इस बात की इत्तला मिलने पर रियासती वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने चीफ मिनिस्टर दफ्तर सेक्रेटरी और रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी के अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात की, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए 22 अफराद को नारायणपुर मुंतकिल किया गया, जबकि मजीद 6 अफराद को NDRF के दस्तों ने कश्ती के जरिए बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। ये अफराद कई घंटों तक बारिश के पानी में फंसे हुए थे, जबकि सैलाब के पानी में 20 बकरियां, 2 बड़े जानवर बह गए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को रियासत में इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स के क़याम के लिए अराजियात की निशानदही के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ वेलफेयर महकमों के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स को दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाना चाहिए। इन स्कूलों में कुशादा क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड्स, बच्चों से मुलाकात के लिए आने वाले वालिदैन के लिए अलहदा कमरों की तामीर का भी मशवरा दिया। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों से कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर इन तमाम स्कूलों के लिए यूनिफॉर्म का डिज़ाइन तैयार करें।